अल्फ्रेड वर्नर ने 1893 में एक थ्योरी जो है वो इनके बारे में सजेस्ट की थी। इस थ्योरी का नाम जो है वो सिडविक थ्योरी के बाद भी फॉलो किया जाता है। वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नेम है। इसे फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी रिगार्ड किया जाता है। अल्फ्रेड वर्नर को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी बोला जाता है। इन्होंने इस थ्योरी को पेश किया और स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया। कार्बोनिल और प्लैटिनम के अमीन्स की प्रॉपर्टीज़ और इसके स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन किया। इस थ्योरी को वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहा जाता है। इसके मेन पोस्टुलेट्स क्या हैं? सेंट्रल मेटल एटम दो तरह की वैलेंसीज पर मुश्तमिल होता है। एक प्राइमरी या प्रिंसिपल या आयोनाइजेबल वैलेंसी कहलाती है, दूसरी सेकेंडरी, ऑक्सिलरी या फिर नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी कहलाती है। सेकेंडरी वैलेंसी मुश्तमिल होती है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल्स के बराबर होती है। जितना मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतनी ही सेकेंडरी वैलेंसी होगी। सेकेंडरी वैलेंसी एनाइंस के ज़रिए से या फिर मेटल मॉलिक्यूल्स के ज़रिए से या दोनों को मिलाकर सेटिस्फाई की जाती है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग ये स्पीशीज़ जो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करती हैं उन्हें लिगेंड्स कहा जाता है। जब भी हम कम्प्लेक्स कंपाउंड को लिखते हैं तो स्पीशीज़ सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रही होती हैं, वो मेटल के साथ में लिखी जाती हैं। जैसे कि कोबाल्ट 3 है तो यहाँ पर 4 अमोनिया जो हैं वो मॉलिक्यूल मौजूद हैं। यहाँ पर 2 क्लोराइड हैं, तो ये 2 क्लोराइड्स जो होते हैं ये सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जब इसको रिटर्न किया जाएगा तो यूँ लिखेंगे, यहाँ पर जो है हमारे पास क्लोराइड जो है वो आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो जो बाहर वाला है ये आयोनाइजेबल होता है। ये हमारी प्राइमरी वैलेंसी के बारे में बताता है। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती हैं ये डायरेक्शनल इन नेचर होती हैं। इन स्पीशीज़ को वो स्पीशीज़ ये स्पेस में ऐसी जगहों पर मौजूद होती हैं जो फिक्स होती हैं। नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ जो कि सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करती हैं वो ख़ास ज्योमेट्री के बारे में बताती हैं। जो स्पीशीज़ सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रही होती हैं उन्हें फ्री स्टेट में हासिल नहीं किया जा सकता। जब एक्व सॉल्यूशंस जो हैं उनके अंदर कम्प्लेक्स कंपाउंड्स को डाला जाता है, डिज़ोल्व किया जाता है, तो इनकी आयोनाइजेशन होती है। इसका मतलब है कि ये नॉन आयोनाइजेबल होते हैं क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाली स्पीशी फ्री स्टेट में मौजूद नहीं होती हैं। प्राइमरी वैलेंसीज़ किसी मेटल एटम की वैलेंसी के बराबर होती है, उसके ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है। यानी कि नाम है तो यहाँ पर कोबाल्ट 3 है तो ये 3 इसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी। प्राइमरी वैलेंसीज़ जो होती हैं वो हमेशा एनाइंस के ज़रिए से सेटिस्फाई होती हैं क्योंकि मेटल पर मोस्टली पॉजिटिव चार्ज होता है। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो 4 अमीन्स की हर 4 अमाइंस में पॉजिटिव फ्री के इक्वल होती है और 3 क्लोराइड आइंस के ज़रिए से सेटिस्फाई होती है। एनाइंस जो हैं वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, उनको कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर लिखा जाता है। एनाइंस जो दोनों वैलेंसीज़ को सेटिस्फाई करते हैं उनको कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिखा जाता है। वो स्पीशी जो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करती है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर पाई जाती है। वो स्पीशी जो दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करती है वो स्पेस में ख़ास डायरेक्शंस पर डायरेक्ट होती है और इन्हें डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स रखती हैं। ये स्पीशीज़ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करती हैं और इन्हें कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर रखा जाता है। इनकी कोई डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती। इनको ज़ाहिर करने के लिए ज़्यादातर डॉट का सहारा लिया जाता है। ऐसी स्पीशीज़ जो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करती हैं उनकी कोई खास ज्योमेट्री नहीं होती, ये कंपाउंड की ज्योमेट्री में हिस्सा नहीं लेती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी कंपाउंड की ज्योमेट्री में हिस्सा लेती है। ऐसी स्पीशीज़ जो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करती हैं उन्हें फ्री स्टेट में कम्प्लीटली या पार्शली ऑब्टेन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये आयोनाइजेबल नहीं होती। जब भी कंपाउंड को एक्वा सॉल्यूशन में डाला जाता है तो ये फ्री स्टेट में ऑब्टेन नहीं होती, इसीलिए इन्हें नॉन आयोनाइजेबल भी बोला जाता है। अटैचमेंट मेटल और उस स्पीशी के दरमियान में जो अटैचमेंट होती है उसको कंबाइंड ब्रोकन लाइन के ज़रिए से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल COCl3 5 अमोनिया मॉलिक्यूल, इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 2 क्लोराइड्स हैं। एक क्लोराइड जो है वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है जबकि सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसकी अटैचमेंट को जाहिर करने के लिए यूँ डबल वाली जो लाइन होती है, एक ब्रोकन वाली और दूसरी जो है वो सॉलिड लाइन, ये 2 डबल लाइन जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। यहाँ पर जो है हमारे पास 5 अमोनिया है। इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ कोबाल्ट 3 अमीन्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी के मुताबिक इसके जो अमीन्स हैं जैसे ये हैं, यहाँ पर 6 अमोनिया लगे हुए हैं, यहाँ पर 5 हैं, यहाँ पर 4 हैं, यहाँ 3 हैं। इन सारों को बारी बारी एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर 6 हैं यहाँ पर तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी कि इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। तो अगर सेकेंडरी वैलेंसी 6 है तो कोबाल्ट के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 3 है। तो 3 क्लोराइड आयन जो हैं वो प्राइमरी वैलेंसी के साथ सेटिस्फाई हो जाएंगे। इनको डॉटेड लाइन से ज़ाहिर करेंगे और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर लिखेंगे क्योंकि ये आयोनाइजिंग स्फीयर में मौजूद हैं। जबकि 3 क्लोराइड आयन जो कि आयोनाइजिंग स्फीयर के अंदर मौजूद हैं वो लूजली बाउंड होते हैं
और ये प्रेसिपिटेट होते हैं और आयन सॉल्ट्स बना देते हैं क्योंकि ये आयोनाइजेबल होते हैं सॉल्यूशंस में। यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास मौजूद है जी, तो यहाँ पर जो है वो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर था इसका, और यहाँ पर जो है वो 3 प्राइमरी वैलेंसीज़ के क्लोराइड मौजूद हैं। तो 3 क्लोराइड आयन्स जो हैं ये 3 मोल्स जो हैं वो मौजूद हैं। इसमें नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं वो 4 प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये 4 मोल्स ऑफ आयन जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे यहाँ से। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 अमोनिया मॉलिक्यूल हैं। ये 5 अमोनिया मॉलिक्यूल्स में एक क्लोराइड आयन जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होना चाहिए ताकि वो सेटिस्फाई कर सके 6 सेकेंडरी वैलेंसीज़ को। कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट की वैलेंसी जो होती है वो 6 होती है, यहाँ पर 5 मौजूद हैं, तो एक क्लोराइड आयन जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मौजूद होना चाहिए ताकि टोटल 6 हो सके। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए 3 प्राइमरी वैलेंसीज़ होंगी इसके अंदर, क्योंकि अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं तो वो 3 आएगा। तो 3 जो हैं वो क्लोराइड आयन जो हैं उनको डॉटेड लाइन से शो किया जाएगा, जैसे ये है 1, 2 और 3। लेकिन ये तीसरा क्लोराइड आयन जो है इसको डॉटेड लाइन के साथ साथ सॉलिड लाइन के साथ भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि एक कोऑर्डिनेशन जो क्लोराइड है एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। क्लोराइड आयन जो है उसको थिक के ज़रिए से और डॉटेड आयन दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो आयन जिनका डुअल बिहेवियर होता है वो नॉट आयोनाइज्ड होते हैं, तो ये वाला जो है वो नॉन आयोनाइजेबल होगा, ये आयोनाइज नहीं हो सकता। इसको जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मौजूद होना चाहिए, ये पार्टिसिपेंट प्रेसिपिटेशन में हिस्सा नहीं लेगा। तो अगर सिल्वर नाइट्रेट की प्रेसिपिटेशन की जाती है तो इसके अंदर जो है जो बाहर वाले क्लोराइड आयन होते हैं सिर्फ ये 3 प्रेसिपिटेट होंगे, और जो अंदर मौजूद है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में वो जो है वो प्रेसिपिटेशन में हिस्सा नहीं लेता। देन हम देखते हैं ये यहाँ पर 4 हैं, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए जो है वो क्या होता है, इसका मतलब है कि 2 क्लोराइड आयन जो हैं वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से अंदर मौजूद हैं। तो ये 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर अंदर हैं, तो इन दोनों को जो है वो डबल डॉटेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा यूँ। फिर हमारे पास आते हैं 3, तो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। उसको सेटिस्फाई करने के लिए 3 के 3 क्लोराइड जो हैं वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मौजूद होंगे, तो इनको जो है वो डबल और डॉटेड लाइन सॉलिड लाइन दोनों से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसके पास कोई भी क्लोराइड आयन जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर नहीं है, इसका मतलब है आयोनाइजेशन नहीं होगी और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर काम करेगा। फिर हम देखते हैं प्लैटिनम के कम्प्लेक्सेस अमोनिया के साथ। तो प्लैटिनम पहले जो है वो क्लोराइड आयन 4 प्रेसिपिटेट होंगे, फिर 3 होंगे, 2 होंगे, 1 होगा, 0 होगा। ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि क्लोराइड जो है वो 4 बाहर हैं, यहाँ पर 3 जो हैं वो आउट ऑफ द कम्प्लेक्स हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है। तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स जो प्रोड्यूस होंगे 4, ये 5, ये ठीक है, 5 है, 4, 3, 2 और 0। तो ये 0 वाला जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। अगर हम एविडेंस देखते हैं वर्नर थ्योरी के लिए, तो यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो टोटल नंबर ऑफ़ आयन्स फॉर्म जो होते हैं वो किसी भी कम्प्लेक्स के ज़रिए से इसको जो है वो मोलर कंडक्टिविटी को चेक करके मालूम किया जा सकता है। आइसोमर और नंबर जो होता है, इनका नंबर और स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर्स जो है वर्नर ने जो प्रपोज़ किए थे, इनको जो है ऑब्ज़र्व्ड किया गया, तो वो भी इसी के अकॉर्डिंग पाए गए। इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं वर्नर थ्योरी की? वर्नर थ्योरी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बताती है। ये हमें बताती है कि पर्टिकुलर मेटल एटम किसी ख़ास लिगेंड के साथ कंबाइन करके मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहा है, और ये भी एक्सप्लेन करती है कि इन कॉम्प्लेक्सेस की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ये किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर्स के मुख्तलिफ होने की वजूहात बताती है, और स्ट्रक्चर्स कैसे मुख्तलिफ होंगे इसके बारे में एक्सप्लेन करती है। वर्नर थ्योरी का आखिरी पोस्टुलेट जो है वो आइसोमेरिज्म के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देता है, बल्कि ये आइसोमर्स की एग्जिस्टेंस के बारे में भी ऑब्जर्वेबल एविडेंस प्रोवाइड करता है। वर्नर ने 2 कंपाउंड शो किए थे जिनमें एक सिस है और एक ट्रांस है। उसने एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोमर को प्रूफ के तौर पर बताया कि सिस और ट्रांस आइसोमर्स जो हैं वो प्लेनर अरेंजमेंट जो हैं वो शो करते हैं, प्लाटिनम के इर्द गिर्द प्लेन में पाए जाते हैं। अगर अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल होगी तो इनको इंटरचेंज किया जा सकता है, हेंस आइसोमेरिज्म जो है वो मुमकिन होगा। वर्नर ने सजेस्ट किया कि 2 कंपाउंड जो हैं, एक वायलेट है, एक ग्रीन है, और इसकी कंपोजिशन जो है वो यही वाली है। उसने इसको बताया कि ये सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म की वजह से सेम कंपाउंड कंपोजिशन शो करने के बावजूद मुख्तलिफ रंग शो करते हैं, और यहाँ पर जो है वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स बनेंगे जिनमें 6 कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स जो हैं वो ऑक्टाहेड्रॉन के 6 कॉर्नर्स पर मौजूद